टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रॉडली जो है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पांचवा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन कैटेगरीज में आप जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपने जो है खुद का अपना एक जो है दुकान खोलते हैं, कोई शॉप खोलते हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और आप ही उसके मालिक हैं, तो इस टाइप की कंपनी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस को क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर। वहीं पे आप क्या कहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने यानी आपके दादा ने या फिर आपके पापा ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और उसी बिजनेस को आप जो है रन करने लग जाते हो, तो ये क्या हो जाता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वहीं पर तीसरा है पार्टनरशिप, आप जो है आप अपने दोस्त के साथ या फिर किसी रिलेटिव के साथ जो है आप मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और प्रॉफिट को शेयर करते हो, तो वो क्या हो जाता है, पार्टनरशिप। वहीं पे आप जो आपकी कोई प्रॉब्लम है, सपोज के लिए आप एक मिल्कमैन हैं और आपकी प्रॉब्लम है कि दूध जो है मिडिलमैन में जो है ज़्यादा कमीशन लेते तो आप दूध से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते, तो ऐसे बहुत सारे मिल्कमैन होंगे, उन सभी के साथ आप क्या करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हो। तो वो क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे मिडिलमैन को हटा के डायरेक्टली जो है कस्टमर को मिल्क पहुंचाया जाता है। वहीं पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन होता है जो कि एक साथ आते हैं, कैपिटल लगाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए और कंपनी ओपन करते हैं, कंपनी एक्ट में अपना कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं और वो जो उनका कैपिटल होता है उसको शेयर्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है और वो शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि उस शेयर्स को जो है दूसरे पर्सनस भी लोग परचेज कर सकते हैं। तो जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखिए, सोल का मतलब होता है ऑनली, द वर्ड सोल इंप्लाइज ऑनली, एंड द प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। प्रोप्राइटर मतलब भी ऑनर, मालिक। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो जाएगा, हिंस अ सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ऑनर ऑफ ए बिजनेस, यानी कोई एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा एंटरप्राइज जिसका कोई एक मालिक होगा, तो उसको हम किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कोका कोला, एप्पल, हेलेट पैकवर्ड, अमेजोन, गूगल, ये सब क्या है, ये सब सोल प्रोप्राइटर से ही शुरू हुए थे, लेकिन अब जो है ये जाके क्या हो गए, कंपनी हो गए हैं। तो पहले ये क्या थे, सिर्फ एक मालिक, किसी एक पर्सन ने इसको स्टार्ट किया था, उसको रन किया था। तो आप अपने मार्केट में बाहर निकलिए तो आप बहुत सारे ग्रॉसरी आइटम्स देखेंगे, ग्रॉसरी शॉप्स देखेंगे, किराना स्टोर देखेंगे, ठेले वाले देखेंगे, तो सब क्या है, अपने मालिक हैं, वो खुद ही उस दुकान के मालिक होते हैं और वो पूरा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है पूरा उनका होता है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका कोई एक मालिक होता है और वही सारा कुछ मैनेज करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड द बियरर ऑफ ऑल रिस्क, यानी कि उस बिजनेस को रन करने के लिए जो भी प्रॉफिट आएगा और जो भी खर्चा होगा, जो भी रिस्क होगा, वो सभी वो इंडिविजुअल ही जो है उसको मैनेज करेगा और उस बिजनेस को चलाएगा, उस बिजनेस को ऑन करेगा, उस बिजनेस को कंट्रोल करेगा। तो इस टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि आपके आसपास की दुकानों में तकरीबन यही होता है। तो जे.एल. हैंसन है, उन्होंने डिफाइन किया कि सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए जो भी कैपिटल चाहिए होता है, जो भी रिस्क होता है उसको उठाने के लिए और जो भी मैनेजमेंट करना होता है वो सब वो इंडिविजुअल खुद करता है। तो उस टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट है अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो नाम से ही क्लियर है, हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो फैमिली बिजनेस होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो है सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में। और इसमें क्या होता है, रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ऑन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी HUF। तो जैसे हल्दीराम का एग्जांपल देखिए, तो क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही था, तो हल्दीराम के जो परिवार वाले थे वही उस बिजनेस को रन करते चले आ रहे हैं आगे। तो ये सब क्या थे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही थे। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो परिवार का, जैसे कि आज आपने कोई बिजनेस रन किया, फिर आपका जो बच्चा होगा, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो उस बिजनेस को रन करेगी, फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उस बिजनेस को रन करेंगे। तो इसे को कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये हिंदू लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है और द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। तो यानी कि आपने कोई किसी फैमिली का कोई बिजनेस चल रहा है, तो उस फैमिली में जो भी बच्चा जन्म लेगा वो उस जो बच्चा है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का मेंबर बन जाएगा और 3 जनरेशन तक यहाँ पे जो है उसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ फैमिली एंड हु इज द एल्डेस्ट मेंबर
तो जो बिजनेस है वो कौन चलाता है? जो उस परिवार का मुखिया होगा, जो उस परिवार का जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, वो उस बिजनेस को रन करेगा और उसको क्या कहते हैं? कर्ता। और वहीं पे ऑल द मेंबर हैव इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नॉन एज को पार्टनर्स। तो जो कोई जैसे सपोज कि दादा ने आपके बिजनेस रन किया था, तो दादा का बिजनेस में सभी जो ऑनर्स मेंबर्स होंगे वो सभी के इक्वल राइट्स होंगे उस बिजनेस के ऊपर। तो इसी को कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट है पार्टनरशिप। आपको पार्टनरशिप का नाम ही से क्लियर हो रहा होगा, टर्म से क्लियर होगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? जहां पे दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को क्या? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर आते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं। अब वो जो दो से अधिक लोग हैं, या तो सभी लोग काम कर रहे होंगे बिजनेस को रन करने के लिए, या फिर कोई एक काम करेगा बाकी सबको रिप्रेजेंट करते हुए। तो इस टाइप के फर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो जैसे कि कश्यप बिस्ट एंड एसोसिएट, अमित एंड एसोसिएट्स, तो ये क्या है? ये सब पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं जहां पे दो या दो से अधिक लोग आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट आता है उसको आपस में शेयर करते हैं। तो दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन which subsist between persons who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profit therefrom between them। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कहने का मतलब हुआ कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन द डिफरेंट पर्सन्स जो कि एग्री करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, लेबर को, स्कूल को शेयर करने के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे। इस टाइप के फर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये चीज़ कही गई। वहीं पे नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को मदद करना। तो जब कई सारे लोग हैं और उन सबकी एक कोई कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सब मिलकर आके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस चला लेते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। मींस वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। तो वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, किसी कॉमन पर्पस के लिए जो है आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वही चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। तो अमूल, अमूल आप सभी ने सुना होगा, इंडियन कॉफी हाउस, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको। तो ये सब क्या है? ये सब किसानों की प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे अमूल में है, अमूल में सभी जो मिल्कमैन थे उनकी प्रॉब्लम थी कि वो मिडिल मैन को हटाना चाहते थे, यानी कि मिडिल मैन से वो मिडिल मैन लोग उनका कमीशन ले लेते थे, तो उनको जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तो उन लोगों ने क्या किया? अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और डायरेक्टली जो है कस्टमर्स को मिल्क प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनकी प्रॉफिट इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टूगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। यानी कि अब मिल्कमैन अपने वेलफेयर के लिए क्या किया? आपस में ज्वाइन करके एक उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और वो जो है कस्टमर तक दूध को पहुंचाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि इनका कंपलसरी रिक्वायर्ड है कि उनको रजिस्टर करना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग उनको रजिस्टर करना होगा। यानी कि अगर कोई है, कुछ लोग ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, उनको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, तो उनको इस एक्ट के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। तो यहाँ पे कम से कम 10 मेजर पर्सन का जो है यहाँ पे कंसेंट चाहिए होता है अगर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी, यानी कि कम से कम 10 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। क्लियर? द कैपिटल ऑफ ए सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो जो कैपिटल है, यानी उस बिजनेस को चलाने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए जो पैसा आता है वो कहां से आएगा? वो उन सभी मेंबर से ही उठाया जाएगा और उनको इक्वल टू उसी के बराबर शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अपना अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, यानी कि उस एरिया से लोग आके अपने आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलप कर लेते हैं। क्लियर? तो जैसे इफको है तो ये क्या है? फार्मर सोसाइटी है। नेक्स्ट है जो है टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक कंपनी क्या है? इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो कंपनी क्या है? कंपनी भी जो है एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है जो कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए बनाया गया होता है। ठीक है? और इसका खुद का लीगल स्टेटस होता है और मेंबर से अलग होता है, यानी कि वो मेंबर्स जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है उनसे अलग लीगल स्टेटस होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है गवर्न की जाती हैं। और एज पर सेक्शन
2 सबसेक्शन 20 ऑफ एक्ट 2013 यानी कि कंपनी एक्ट 2013, ए कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि इससे पहले जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ रहे होंगे या फिर जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई कंपनी अगर रजिस्टर होती है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको कंपनी माना जाएगा। तो कंपनी को क्या कह सकते हैं आप सिंपल टर्म में, ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो कंपनी का नाम होता है वो खुद ही जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह समझा जाता है, उसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि वो हमेशा कंटिन्यूअस बिजनेस रन करने के लिए बना होता है, उसके मेंबर्स से मतलब नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में क्या हो गया कि अगर पार्टनर में से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर उसमें से किसी की डेथ होती है तो उस केस में जो कंपनी होगी वो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी और कंपनी का खुद का एक कॉमन सेल भी होता है। द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी में जो होते हैं उसके ऑनर कौन होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। उस कंपनी के शेयर्स जिनके पास होंगे वो शेयर होल्डर्स ही उनके ऑनर कहलाएंगे। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है किसी कंपनी का, बीओडी जो होता है, उसको शेयर होल्डर्स ही जो है वो इलेक्ट करते हैं और जिससे कि उस बिजनेस को रन किया जा सके। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड शेयर्स, तो जो कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको हम शेयर्स कहते हैं, और वही शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफर होता है एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर के पास। तो जो आप देखते हो ना निफ्टी, सेंसेक्स, जो स्टॉक एक्सचेंज देखते हो, स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पे यही कंपनी के शेयर्स ही होते हैं जो एक दूसरे से लोग खरीदते रहते हैं, परचेज करते रहते हैं। प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जो पब्लिक कंपनी होती है उन्हीं के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, वो दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होगी, ए प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जो उसके मेंबर्स होंगे उनके पास जो शेयर होगा वो किसी और को बेच नहीं सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम 2 मेंबर होते हैं मैक्सिमम 200 मेंबर्स जो हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय, यानी कि जो पहले और आप ही के एम्प्लॉय हैं उनको छोड़ के जो प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 तक जो है मेंबर हो सकते हैं। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पे पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता कि वो आके कंपनी के सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर सके। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होंगी उनको अपने कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना होगा। जैसे आनंद ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, जैगवार एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है लेकिन कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। क्लियर। वहीं पे दूसरा है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या हो गया, ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम 7 मेंबर एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होंगे और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, उनको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं लोग एक दूसरे से परचेज कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज़, यहाँ पे पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है कंपनी की सिक्योरिटीज़, यानी कि जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो आके जो है परचेज कर सकते हैं। तो होप आपको क्लियर होगा कि टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं और क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला आपने देखा सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पे सिंगल ऑनर होता है बिजनेस को रन करने के लिए। दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहाँ पे फैमिली बिजनेस होती है और फैमिली के मेंबर्स ही उसको जो है रन करते हैं, गवर्न करते हैं। तीसरा है पार्टनरशिप, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जो है बिजनेस रन करते हैं, एक साथ आते हैं, जो कैपिटल होता है वो लगाते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, सभी की कॉमन प्रॉब्लम होती है, उस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, जैसे अमूल का एग्जाम्पल लिया। उसी तरीके से नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पे कंपनी बनती है, कंपनी का खुद का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, वो खुद आर्टिफिशियल पर्सन होता है और उसमें जो है कंपनी का ऑनर कौन होता है, जो जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स होंगे वो कंपनी का ऑनर कहलाएगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि उस बिजनेस को रन करते हैं। क्लियर। कंपनी 2 टाइप की होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। इसी तरीके से और भी टाइप ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देख पाएंगे, जैसे कि एलएलपी हो गया। तो पार्टनरशिप का एक तरीका है जहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, तो पार्टनरशिप के अंदर आता है। तो डिफरेंट जैसे एनजीओ हो गया, एनपीओ हो गया, तो ये भी जो है अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मेजर जो कैटेगरीज होती हैं टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ये 5 होती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी बिजनेस है की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट जो होता है उसको शेयर करते हैं, लॉस होगा तो उसको शेयर करेंगे, तो उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल टू ओवरसी बिजनेस ऑपरेशंस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि उस बिजनेस
बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज़ होंगी, जो भी डेब्ट्स होंगी, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो शेयर करेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लायबिलिटीज है, उसको शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज पार्टनरशिप। तो नॉर्मल जो जनरल पार्टनरशिप होता है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे ज्वाइंट एंड सेपरेट लायबिलिटी होती है फॉर ऑल द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेब्ट्स होंगी, जो भी ऑब्लिगेशंस होगी, उसकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया है तो फिर बाकी पार्टनर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वहाँ पे सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यानी कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया है या फिर किसी एक पार्टनर ने कोई गलती की है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी लायबल होंगे। तो ज्वाइंट लायबिलिटी होती है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसका भी यूज़ जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। डेथ ऑफ एनी पार्टनर और लीगल इनकैपेसिटी रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टनर, सपोज के 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, तो उन चारों में से कोई किसी की भी डेथ हो जाती है, फिर वो इनकैपेसिटी हो जाता है, लीगली इनकैपेबल हो जाता है, तो उस केस में वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। जनरल पार्टनरशिप में वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। 4 लोग हैं, 4 में से कोई किसी की डेथ हुई तो वहाँ पे वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे जो है आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कि नो सेपरेट लीगल एंड डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जो भी 4 लोगों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन किया है तो उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है वो, यानी कि वो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर जो पार्टनर है और जो पार्टनरशिप फर्म है, दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में क्या होता है, जो जनरल पार्टनरशिप होती है वहाँ पे जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों को सेपरेट नहीं किया जाता है। जो भी चीज़ें होंगी वो सब पार्टनर्स के नाम पे होंगी, सभी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसके लिए प्रॉफिट्स यहाँ पे शेयरिंग होती है। तो कम से कम 2 लोग पार्टनरशिप फर्म अगर आपको स्टार्ट करें तो मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे मैक्सिमम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 100 की लिमिटेशंस डाली जाती है। क्लियर। अब बात कर लें कि एलएलपी की। तो ये तो हो गया जनरल पार्टनरशिप की। जनरली जब आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है जॉइंट लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। किसी की भी पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर पर्सनैलिटी नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म की। लेकिन एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तो नाम से ही क्लियर है पहली चीज़ कि यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। तो एलएलपी में लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन दी एलएलपी। तो जो भी कंट्रीब्यूशन जो है पार्टनर्स ने एलएलपी में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती, यानी कि उनकी पर्सनल चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते हो बिजनेस में, तो लिमिटेड यहाँ पे होती है। क्लियर। नेक्स्ट है इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो एलएलपी होता है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कि पार्टनर्स अलग हैं और एलएलपी अलग होगा। एलएलपी के नाम से आप जो है कोई भी एसेट्स हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया आप परचेज कर सकते हो, उसके नाम से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इट कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उस केस में भी जो है यहाँ पे ये एलएलपी कंटिन्यू करेगी अपना बिजनेस, ये नहीं कि एलएलपी जो है खत्म हो जाएगी। जैसे कि जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि वहाँ पे अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एलएलपी में क्या है कि कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इनकैपेबल हो जाता है, तो उस केस में भी एलएलपी कंटिन्यू करेगी। तो इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। तो जो एलएलपी होता है वो किसी भी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और साथ ही साथ वो अपने नाम से यानी कि एलएलपी के नाम से जो आप जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। क्लियर। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। यानी कि एलएलपी में क्या हो जाता है कि अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कोई गलती की है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है, किसी दूसरे की गलती के लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जिसने गलती की है पार्टनर है, इट्स ओके, लेकिन आपने गलती की तो आपको फिर वहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है ऑन द अकाउंट ऑफ अदर। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न बाय एनी
एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड द एलएलपी। तो जो भी राइट्स होंगे, जो भी ड्यूटीज़ होंगी, वो सब एक एग्रीमेंट के जरिए यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो गवर्न किए जाते हैं। क्लियर। तो पार्टनरशिप और एलएलपी में बस यही डिफरेंस है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पे एलएलपी की खुद की सेपरेट जो है लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी के नाम से आप जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एलएलपी के नाम से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इसीलिए जो है एलएलपी एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि एलएलपी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो जो है अपने नाम से प्रोडक्ट भी परचेज कर सकती है। तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका खुद का एक कॉमन सील होगा। तो एलएलपी का एक कॉमन सील होता है जो आप मोहर लगाते हैं। एलएलपी विल बी रजिस्टर्ड विथ आरओसी एंड नॉट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस और हो गया कि जो जनरल पार्टनरशिप हम होते हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं, लेकिन जो एलएलपी होती है वो आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो है आपको वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और जैसा कि एलएलपी क्या है, एलएलपी में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है, इसलिए कंपनी का जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर, यहाँ पे पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। इसीलिए एलएलपी इज कॉल्ड अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इसी के लिए हम क्या कहते हैं, एलएलपी को हम हाइब्रिड कहते हैं। वो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और कंपनी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होती हैं। तो जो एलएलपी है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसको गवर्न करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 में आया था, जो कि 1 अप्रैल 2009 से जो है वो एप्लीकेबल हुआ। एलएलपी एक्ट 2008 बना था, जो कि एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 अप्रैल 2009 से। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलएलपी रूल्स 2009 भी जो है नोटिफाई किया, जहां पर 81 सेक्शंस हैं, जिसमें कि जो कि 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और 4 शेड्यूल्स हैं वहां पे। क्लियर। तो ये एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया। यहाँ पे बस पार्टनरशिप है, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग जो है मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पे इसको रजिस्टर करवाते हैं, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी के नाम से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एलएलपी के नाम पे आप जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्लियर। वो चीज़ लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। और एलएलपी की खुद की कॉमन सील होगी, खुद का जो है उनका जो है अपना एसेट्स होगा, और जो है वो सेपरेट लीगल होता है। किसी भी पार्टनर की डेथ होने पे या फिर जो इनकेपेबल हो जाता है तो उस केस में एलएलपी बंद नहीं होती है। क्लियर। तो यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके एलएलपी के होते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील होता है, आरओसी से रजिस्टर्ड होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि किसी पार्टनर की डेथ हुई तो भी चलता रहेगा एलएलपी। तो यही क्या हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, नाम से क्लियर है कि ये कोई ऐसी कंपनी जहां पर कोई एक ही पर्सन होता है, यानी कि एक ही मेंबर होता है और एक उसमें एक नॉमिनी होता है। तो ये जो ओपीसी का कॉन्सेप्ट है, 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये कंपनी एक्ट 2013 में आया। इससे पहले जो ब्रॉडली कंपनी को हम डिवाइड करते थे वो हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो है डिवाइड करते थे। कंपनी को क्या कह सकते हैं आप सिंपल टर्म में, ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो कंपनी का नाम होता है वो खुद ही जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह समझा जाता है। उसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि वो हमेशा कंटिन्यूअस बिजनेस रन करने के लिए बना होता है, उसके मेंबर्स से मतलब नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में क्या हो गया कि अगर पार्टनर में से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर उसमें से किसी की डेथ होती है तो उस केस में जो कंपनी होगी वो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, और कंपनी का खुद का एक कॉमन सील भी होता है। तो प्राइवेट कंपनी कौन होती थी, वो कंपनी जहां पर कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर होते थे, और कम से कम उसमें 2 डायरेक्टर होते थे उस कंपनी में। और उस कंपनी में यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते थे उसको आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, यानी कि उस पर रेस्ट्रिक्शंस होते थे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो उस टाइप की कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते थे। क्लियर। जहाँ पर 2 से 200 मेंबर हो सकते हैं, कम से कम 2 डायरेक्टर हों, और उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। वहीं पर जो दूसरी
दूसरी कंपनी थी दैट इज पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता था कि कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, यानी कि कम से कम 7 मेंबर हो और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। क्लियर? तो उस टाइप की कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। यहाँ पर कम से कम जो है 3 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में, पब्लिक यानी कि जनता के लिए है, तो यानी कि इसके शेयर्स जो है उसको आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता था, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर 2 से 200 मेंबर हों, 2 डायरेक्टर हों कम से कम, और उसके शेयर को ट्रांसफ़र करने पे रेस्ट्रिक्शन हो तो उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। वहीं पे कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर कम से कम 7 मेंबर हों और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 3 डायरेक्टर हों और उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो तो उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। और वहीं पे कंपनी एक्ट 2013 में 1 पर्सन कंपनी का जो है कॉन्सेप्ट आया। तो 1 पर्सन कंपनी क्या हो गया? ऐसी कंपनी जहाँ पर कोई एक ही मेंबर होता है। तो एज पर द सेक्शन 2 ऑफ 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, OPC मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी जहाँ पर एज अ मेंबर सिर्फ एक पर्सन होता है तो उसको हम OPC कहते हैं। कम से कम 2 हो तो प्राइवेट और कम से कम 7 हो तो पब्लिक कंपनी में चला जाता है। क्लियर? तो OPC मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। द मेमोरेंडम ऑफ 1 पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन यानी नॉमिनी विच विथ हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जब भी आप OPC कंपनी बनाते हैं यानी 1 पर्सन कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें जो है आप जो है वहाँ पे एक नॉमिनी का भी नाम इंडिकेट करते हैं और वो भी उसके कंसेंट के साथ, यानी ये नहीं कि किसी को भी आपने नॉमिनी बना दिया, वहाँ पे जिसको भी आप नॉमिनी बनाओगे उसका कंसेंट लोगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि सपोज कि उस पर्सन की जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी होता है वो उस कंपनी को फिर टेक ओवर करता है। क्लियर? तो इसीलिए जो है जब आप मेमोरेंडम बनाते हैं OPC का तो उसमें जो है नॉमिनी का भी मेंशन करते हैं और उसके कंसेंट के साथ। हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट become the member of the company and the written consent of such person shall also be filled with the registrar at the time of incorporation of 1 person company along with its memorandum and article। तो OPC में इसीलिए जो है एक नॉमिनी का भी नाम वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि अगर OPC में जो करेंटली जो मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है फिर वो इनकैपेबल हो जाता है तो उस केस में फिर जो जिसको नॉमिनी बनाया गया था वो जो है उसको टेक ओवर कर लेगा। क्लियर? और इस मेमोरेंडम को और आर्टिकल को जो है वहाँ पे रजिस्ट्रार के साथ भी आपको जो है वहाँ पे फाइल करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में बताना पड़ता है कि ये आपने जो है किसको नॉमिनी बनाया है और उसका कंसेंट कहाँ है। क्लियर? तो ये OPC में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो OPC में इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंस इन इंडिया और अदरवाइज कैन बी अ OPC, यानी कि कोई भी इंडियन रेजिडेंस ही जो है, इंडियन सिटीजन जो है वही 1 पर्सन कंपनी ओपन कर सकता है। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1 पर्सन कंपनी, यानी कि सिर्फ वही जो है 1 पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। दूसरा, सेल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी, और वही जो है वो सोल मेंबर बन सकता है, सोल नॉमिनी बन सकता है OPC का। यानी कि अगर आपको OPC 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो आपको इंडियन होना चाहिए, वहीं पे अगर आपको नॉमिनी भी बनना है किसी 1 पर्सन कंपनी के लिए तो भी आपको जो है इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, रेजिडेंस इन इंडिया होना चाहिए। शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 OPC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड शैल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 OPC। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो भी 1 पर्सन कंपनी का मेंबर है वो किसी दूसरे 1 पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, और ना ही जो नॉमिनी है किसी 1 पर्सन कंपनी का वो किसी दूसरे कंपनी का नॉमिनी नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने एक 1 पर्सन कंपनी में नॉमिनी बना दिया गया तो आप दूसरे कंपनी के नॉमिनी नहीं बन सकते हो, या फिर अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी के मेंबर हो तो आप किसी दूसरे कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हो। क्लियर? तो ये 1 पर्सन कंपनी में कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो 1 पर्सन कंपनी में माइनर जो है वो 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द OPC और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो कोई भी माइनर जो है 1 पर्सन कंपनी में ना ही मेंबर बन सकता है और ना ही वो नॉमिनी बनेगा। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनीबडी
कॉरपोरेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ओपीसी होता है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर। द वर्ड वन पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। यहाँ पे इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंपनी वन पर्सन कंपनी फॉर्म करते हो तो जो भी आपने कंपनी बनाई है ब्रैकेट में आपको वन पर्सन कंपनी मेंशन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्कन डेयरी है, तो यहाँ पे आपने देखिए लिखा हुआ है अर्कन डेयरी ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और वहीं पे ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए प्राइवेट लिमिटेड क्यों लिखा है, क्योंकि जो वन पर्सन कंपनी है वो एक तरीके का क्या है, प्राइवेट लिमिटेड ही तो हो गया ना, प्राइवेट ही कंपनी तो हुआ, क्योंकि इसके भी शेयर्स आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये प्राइवेट कंपनी ही कहलाती है। तो ओपीसी एक टाइप का प्राइवेट कंपनी है, बस यहाँ पे मेंबर जो होता है वो सिर्फ एक होता है और एक नॉमिनी भी वहाँ पे होता है। तो अर्कन डेयरी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ब्रैकेट में आपको ओपीसी वन पर्सन कंपनी जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आपने ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया है। क्लियर। तो ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी जहां पर कोई एक मेंबर होता है और वहां पे एक नॉमिनी भी होता है। माइनर जो है ओपीसी नहीं बना सकता, कोई रेजिडेंस ऑफ इंडिया यानी जो इंडियन सिटीजन है वही ओपीसी फॉर्म कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है, वही मेंबर भी बन सकता है। और एक मेंबर जो एक ओपीसी में है वो किसी दूसरे ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता है, और एक बंदा जो नॉमिनी है किसी ओपीसी का वो दूसरे ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता है। और जो ओपीसी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओपीसी वन पर्सन कंपनी को लेकर। चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे वन पर्सन कंपनी हो, ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत गवर्न होते हैं, और इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपको जो है एमओए, एओए और डीआईएन, सीआईएन, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको जो है वहाँ पे पूरी करनी पड़ती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।